हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार राणा आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स हम ठीक। अब देखिए, कल जो है हम लोग बच्चों इसी चैप्टर के अंतर्गत जो हमने शुरू किया था, भारतीय औद्योगिक विकास का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को हम पढ़ रहे थे कि कैसी पॉलिसियां बनाएगी इंडस्ट्री के लिए, सार्वजनिक के लिए क्या नीतियां थी और जो हमारे प्राइवेट थे उनके लिए क्या पॉलिसी थी। क्या एक दूसरे के समानांतर रखा गया था दोनों पॉलिसियों को? बताइए बच्चों। और आप जानते हैं इस समय हमारी औद्योगिक पॉलिसी क्या थी और सरकार किन चीजों के लिए आपका लाइसेंस देती थी? हमारे यहाँ क्या था? लाइसेंस पैटर्न था ना, लाइसेंस सिस्टम था, लाइसेंस दिया करते थे। तो किन किन चीजों में आपका लाइसेंस मिल रहा था? ठीक, इसमें आप मुझे देखकर बताइए। और उसके बाद वर्तमान में उद्योग व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस प्रणाली की क्या स्थिति है, ये आपको बताना है। क्या व्यवस्था है और कैसे ये आपका लाइसेंस जो आपका सिस्टम है ये आपका बना हुआ है। उसके बाद हमने लघु उद्योग को देखा। 1925 में आपकी करवे समिति बनी और उसने ग्रामीण विकास के लिए एक चीजें सुझाई कि अगर हम लोग लघु उद्योगों को अगर हम गांव से डेवलप करेंगे, गांव में उन चीजों को एस्टेब्लिश करेंगे, एमएसएमई उद्योग, आपके कुटीर उद्योग अगर गांव में डेवलप होंगे, ये विकासात्मक मापक के बहुत बड़े केंद्र के रूप में हमारे सामने उभर सकते हैं। इन सब चीजों को इसमें आपका ये बात कर कर आपका देखी गई, इनको रखा गया। ये सारे प्रयास, ये सारी चीजें इसके अंदर की गई थी। क्लियर है? और विकास संरक्षण नीति के आधार पर किन किन चीजों के तय किया गया, क्या उनके आयाम थे, किस तरीके से हमने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं औद्योगिक विकास पर नीतियों के प्रभाव। कह रहे हैं कि प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, कितनी 7 5 ईयर प्लानिंग के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही। कह रहे हैं कि शुरुआत के 7 × 5 यानी कि 35 साल, भाई 7 बार योजना चली, 5 साल की योजना थी, 7 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 35 ईयर क्या रहे हैं, उल्लेखनीय उपलब्धि रही। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदान जीडीपी का अनुमान 1950-51 में 13%, यानी कि जो अगर आप टोटल आपका जीडीपी को देखते हैं तो इसमें 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चर। क्या है? मैन्युफैक्चर। ये कह रहे हैं इस मैन्युफैक्चर का क्या है, 13% योगदान है। कब? 1950 और 51 में। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। अब कह रहे हैं और यही मैन्युफैक्चर 1991 में कितना पहुंच गया, 24%। जीडीपी से उद्योग में हिस्सेदारी बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक था। कह रहे जीडीपी में इंडस्ट्री का हिस्सेदारी बढ़ रही थी। ये एक, हम इसको क्या मान रहे थे, हमारे डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर है, सूचक है, उसको हम मान, या इंडिकेटर है या आपका सूचक। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय थी। भारतीय औद्योगिक सूती वस्त्र पटसन तक सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र में प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण ही विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योग के संवर्धन ने उन लोगों को अवसर प्राप्त करते हुए जिनके पास व्यवसाय में आपका प्रवेश क्या किया था, उन्होंने व्यवसाय में ये सारी चीजों को आपका प्रवेश किया। के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु आपका पूंजी नहीं थी। अरे बहुत सारे ऐसे बड़े फर्म थे जिसमें प्रवेश करना चाहते लेकिन उनके पास क्या नहीं थी, कैपिटल। बहुत बार पूंजी को कैपिटल लिखा होता है, ठीक है, तो क्या नहीं थी, पूंजी नहीं थे। तो विदेशी प्रतिस्पर्धा की वित्तीय संरक्षण से उनके इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देशी उद्योग में विकास हुआ, जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। इस कारण विकास हुआ और क्यों था और किसके लिए वो आपका संभव
नहीं था, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो संभव क्यों हो रहा था, क्या चीजें थी, इसको आप इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ आर्थिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया है कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अभी तक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तु और सेवा का उत्पादन जारी रखा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारा प्रोडक्शन उसने जारी रखा और कोई आवश्यकता। दूर संचार सेवा का प्रावधान किया गया और इसका उदाहरण है इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म भी उपलब्ध करा सकती। 1990 के दशक के अंत तक भी कभी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है। ब्रेड निर्माण करने वाली एक फर्म जिसने सार्वजनिक ब्रेड का निर्माण नहीं कर सका। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के लिए 4 दशक के बाद भी दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया। केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर रहे हैं और निजी क्षेत्र क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र में होटल की व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार होटल चला सकती है। के आधार पर कुछ विद्वानों का तर्क दिया गया राज्य को उन क्षेत्रों से हटा जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकलन करती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। कैसे नहीं है, निजी क्षेत्र आपके उपलब्ध। ठीक, तो हम कहाँ से केंद्रण करेंगे, कहाँ हमको सार्वजनिक करना पड़ेगा। सरकार वहां पर सार्वजनिक करने को तैयार, यहाँ पर सर्विसेज आपकी क्या नहीं है, प्राइवेट नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज जरूरी है। अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों में फर्मों के द्वारा उठाया गया नुकसान था, लेकिन उन्हें काम जारी रखा गया क्योंकि सरकारी उपक्रम बंद किए जाना कठिन था। भले ही इसके कारण राष्ट्र की समिति संसाधनों का निष्कासन होता रहा। इसका अर्थ है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता हो ही तो फर्म मूलतः सार्वजनिक निजी क्षेत्र को हानि के कारण बंद होने की थी। के बाद कामगारों को नौकरी के संरक्षण के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्म अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। क्या किया उन्होंने, अपव्यय नहीं होने। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों का दुरुपयोग किया जाने लगा। अब कह रहे हैं कुछ लाइसेंस जो आपकी पद्धति थी वो किसे मिली, जो आपका औद्योगिक घराने थे, जैसे टाटा बिरला जैसे उस समय के औद्योगिक घराने थे, वो क्या कर रहे थे, उसका दुरुपयोग किया रहे थे। बड़े उद्योगपति ने नए फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज का अत्यधिक विनियमन के कारण कुछ कार्य कुशल नहीं बन पाया और उद्योगपति अपने उदाहरण के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी लॉबी बनाने का समय व्यतीत करने लगे। एक विदेशी प्रतिस्पर्धा के संरक्षण की आलोचना इस आधार पर की जा रही थी कि उसे स्थिति के बाद भी जारी रखा रहा। जब यह सिद्ध हो चुका था कि इसे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। क्या होगा, लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंध के कारण
भारतीय उद्योग को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय करते थे। उत्पादक की इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबाद बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं की। क्या थी? कोई प्रेरणा नहीं। जब वे घटित वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे, तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते? आगतों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादन को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य कर दिया। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसी दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के फर्मों का मूल्यांकन किया जाना कल्याण के आधार पर किया जाना था। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हम विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब करना चाहिए जब तक उन्हें धनी राष्ट्र ऐसा करते हैं। क्या है? धनी राष्ट्र ऐसा करते हैं। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति परिवर्तन करने का आग्रह किया। समस्याओं सहित इन समस्याओं के कारण ही 1991 में नई आर्थिक नीतियां प्रारंभ की गई। के बाद क्या आया? नई हमारी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? तो परमिट लाइसेंस क्या था कि जिन लोगों के पास परमिट है वो ही अपनी इंडस्ट्री को लगा सकते। पहले ना बहुत सारी चीजों को लगाने के लिए लाइसेंस बड़ा एक सब प्रोसीजर था। आदमी जमीन खरीद लेगा, फैक्ट्री बना लेगा, लेकिन लाइसेंस बनाने से आपको 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। और उसमें भी जो बड़े घराने थे, हाँ, उनकी मोनोपोली थी कि अगर जो हम बना रहे हैं, अगर कोई छोटी फैक्ट्री बनाएगी, सस्ता बनाएगी, सस्ते रेट में बेचेगी, उसका ज्यादा बिकेगा, हमारा बिकेगा नहीं। तो लाइसेंस परमिट था। अब इसके बीच बचा है आपका निष्कर्ष। क्या कहता है पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा, उसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे। कह रहे कि प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति उल्लेखनीय रही। यानी कि जो पिछले 7 पहली पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें प्रगति कैसी थी? उल्लेखनीय, यानी कि अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे उद्योग स्वतंत्र प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए थे कि जब आजाद हुए थे उससे लेकर उसके बाद में हमारे यहाँ विविधतापूर्ण क्या हो गई थी? औद्योगिक स्थिति हो। और कह रहे हैं कि हरित क्रांति ने परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाई। कैसी करी? भारत के परिमाण स्वरूप खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाई। भूमि सुधारों का परिमाण यह हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जो एक अलग मानसिकता वाली जमींदारी व्यवस्था थी, और उन्मूलन हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निष्पादन से असंतुष्ट, जो परफॉर्मिंग करना चाह रहे थे उससे वो क्या थे? असंतुष्ट थे। और कह रहे अतिशय सरकारी योजना के कारण उद्यमी अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर, कह रहे कि आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादक का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया है। इसे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयोग की प्रेरणा नहीं मिली। भारतीय नीतियां अंतर्मुखी थी, उनसे एक सशक्त क्षेत्र निर्यात विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय में अलग अध्याय में चर्चा की जाएगी। कैसी है? अलग अध्याय में आपकी चर्चा की। तो इस तरीके से ये पूरा सुधारात्मक कार्य हमारे सामने किया गया। ठीक, और ये कुछ चीजें हैं जो आपको पुनरावृत्ति है, आपको याद करना चाहिए। समाजवाद, पूंजीवाद की विशेषताएं सम्मिलित हैं। आर्थिक योजना में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से की गई। पंचवर्षीय योजना क्या रखा गया? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। यह आपने पढ़ा है। किसी क्षेत्र में भूमि सुधार, हरित क्रांति को पढ़ चुके हैं।
इनसे पहले खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं थे, हम आत्मनिर्भर बने, ये सारी चीजें हुई है ना, और इन्हीं को हमने पढ़ा है। और कृषि पर निर्भर का अनुपात भी कैसा हुआ, कम हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में नीतिगत, अब क्या हो गया, हम नीतिगत आय प्रतिस्थापन से पहले सकल घरेलू उत्पाद के लिए योगदान वृद्धि, पहले हम चीजों को मंगाते थे वो हटा दिया, अब हम क्या होगी, सेल्फ डिपेंडेंट। ये बहुत सारी चीजों को हमने देखा, और फिलहाल आज के लिए इतना।